Hello defense aspirants, welcome to Force Academy YouTube channel. So my name is Himanshu Bhavsar. I have cleared several defense exams like CDS, NDA and FCAT, and I am also a recommended candidate for Indian Air Force through FCAT entry from 4 FSB Varanasi. So today I am with you with the FCAT strategy 2020. So in this, we will see that the exam which is going to be conducted on 26, 27 and 28 August. So we are left with 30 days, so approx 1 month. So now in this particular strategy, we will see how you can score 200 and plus marks in FCAT exams. क्योंकि FCAT एग्ज़ाम के बाद SSB और FCAT के मार्क्स मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं. अब कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ साथ मेरिट लिस्ट में पोजीशन बनाना भी काफ़ी टफ हो चुका है, तो इसलिए 200 प्लस मार्क्स को हम इसको टारगेट करके हम हमारी एक सेफ पोजीशन को सिक्योर करेंगे. सो आज के इस पूरे उसमें मैं एक FCAT स्ट्रेटजी आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप इजीली 200 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं. सो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो FCAT के एग्जाम में जो चेंजेस हुए हैं वो कुछ इस तरह से हुए हैं कि मैथ्स में लास्ट ईयर 18 क्वेश्चंस पूछे जाते थे हर बार की तरह, और इस बार उसमें अब 20 क्वेश्चंस पूछे गए. तो यहाँ पे +2 क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट हुआ है. इंग्लिश में यहाँ पे 5 क्वेश्चंस इंक्रीमेंट हुए हैं, जहाँ पे पहले 25 क्वेश्चंस होते थे, अब 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. GS में कोई चेंज नहीं हुआ है, और लॉजिकल रीजनिंग में जहाँ 32 क्वेश्चंस थे अब 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे +7 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए. सो इस तरीके से अब हमें हमारी स्ट्रेटजी में भी चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले बहुत इजी होते थे इस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, लेकिन अभी इंग्लिश जो लोगों का वीक है वो इस +5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करने की वजह से मार्क्स में भी डिक्रीज होता है. सो हम स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पैटर्न में चेंज करने के अलावा सिलेबस में भी काफ़ी वास्ट चेंज हुआ है. जहां पहले जनरलाइज सिलेबस हमें दिया हुआ था, अब थोड़ा सा उसे डिफाइन करने की कोशिश की गई है. जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पहले सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हुआ करता था, अब सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी एड ऑन हो चुका है. और जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस के पहले टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस थे, अब सिर्फ टाइम डिस्टेंस और उसके साथ रेस भी हुआ है, और स्पेसिफिकली बोला गया है कि उसमें से ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस आएंगे. एरिया एंड पैरामीटर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, क्लॉक एक नया हुआ है, नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिकल सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स. ये जो टॉपिक्स हैं ये स्पेसिफिकली नए FCAT में मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली एड ऑन हुए हैं. सो अगर हम देखें कि डेसिमल और फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है, तो मेनली हमें सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करने हैं. डेसिमल एंड फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, जिसमें हमें मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि होल स्क्वायर क्यूब के, इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करके डेसिमल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत हाई लेवल का मैथ्स प्रिपेयर नहीं करना है. FCAT एग्ज़ाम बहुत इजी होती है, तो मैथ्स कोई सा भी जो सेक्शन है उसमें हमें सिर्फ जनरलाइज्ड हमें नॉलेज होना चाहिए. मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम ये फॉर्मूला अपनाएं कि सारे हम फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट सच सेक्शंस. सो टाइम एंड वर्क में बहुत सिंप्लीफाइड है, फिर एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकले जाते हैं. क्वेश्चंस लाइक कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का डिफरेंस कितना होगा, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं. सो अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे कि हम फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, तो आप ये सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे. टाइम एंड डिस्टेंस में स्पेसिफिकली उन्होंने रेसेस के क्वेश्चंस और ट्रेन, बोट और स्ट्रीम्स के क्वेश्चन ये FCAT में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इन्हीं सब टॉपिक से हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा. जैसे कि एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एरिया एंड पैरामीटर. एरिया एंड पैरामीटर में फिर मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको सारे जितने भी शेप्स होते हैं उन सबके एरिया के, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मूले याद रखते हैं, तो उसके बाद आप इनको सॉल्व करने में बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन है वो अभी न्यूली ऐड हुआ है, जिसमें बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है. हायर लेवल प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं आती है, जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस. सिंपल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लगा के और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर पाएंगे. यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं,
सो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक यहाँ पे स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस से स्टिक रहें, जितना सिलेबस में स्पेसिफाइड टॉपिक किए गए हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स प्रिपेयर करें। तो इसके लिए मेरी टिप आप लोगों के लिए यही रहेगी कि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करें और PYQs लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इसके अटेम्प्ट करें एफकेट के, क्योंकि होता क्या है कि एफकेट में क्वेश्चंस और फॉर्मेट स्पेसिफिकली मैथ्स में देखोगे, इंग्लिश में देखोगे या जनरल स्टडीज़ के सेक्शंस में देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो कंसेप्ट रिपीट होगा। डेसिमल फ्रैक्शन से सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² - b²। एवरेज के क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, टाइम एंड वर्क के फार्मूला बेस्ड है। सिर्फ तो आपको इसमें एक नॉर्मल लेवल का मैथमेटिक्स प्रिपेयर करना है जिससे कि हम ये सेक्शन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश का जहाँ तक के सिलेबस की बात है तो काफ़ी सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है क्योंकि किसी का वोकैब सेक्शन बहुत वीक होता है, किसी का ग्रामर सेक्शन वीक होता है। तो जैसे कि पिछली बार का जो सेक्शन था इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटर कंप्लीशन, वो की वही सब एड ऑन किया गया है। लेकिन इसमें एक चेंज ये भी है इस बार कि इसमें क्लोज टेस्ट ऐड किया गया है और उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। तो इसका काफ़ी सारा पैटर्न अब CDS में जैसा इंग्लिश का पैटर्न आता है एफकेट में भी वैसे ही पैटर्न स्टार्ट किया गया है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम क्या करना है, हमें हमारी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। जितना हम रीड कर पाएंगे, जितना अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतने अच्छे से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सीधी हमारी स्ट्रेटेजी है कि उसको प्रैक्टिस करना है। कहाँ से प्रैक्टिस करना है? CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंग्लिश का जो पेपर आता है, CDS के इंग्लिश के पेपर में से सेक्शंस में से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करें, सो यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ एफकेट। अपार्ट फ्रॉम जो ये सेंटेंस कंप्लीशंस के क्वेश्चंस हैं जिनको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस भी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करके किए जा सकते हैं। तो इन दोनों स्पेसिफिक के लिए आप कोई सी भी नॉर्मल इंग्लिश की बुक भी उठाएंगे, जिसके लिए एक लूसेंट जनरल साइंस की बुक, लूसेंट इंग्लिश की बुक से स्पेसिफिकली टॉपिक्स पढ़ने, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ऐसे टॉपिक्स स्पेसिफिकली 4-5 टॉपिक हैं, जैसे कि एक है टेंस। तो ये टॉपिक्स पढ़ने से ये वाले सेक्शन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद है एंटोनियम सिनोनियम्स। तो एफकेट में जितना भी वोकैब का सेक्शन है, वोकैब के सेक्शन में इंक्लूड होता है एंटोनियम सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। ये स्पेसिफिकली इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि CGL है या जो दूसरी 10th+2 लेवल पे जो होती है, उन एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस है, जैसे कि इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, इन क्वेश्चन को स्पेसिफिकली आपको लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और वो क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। एज इट इज क्वेश्चंस आपको एफकेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आसानी से आप इन सेक्शंस को कवर भी कर पाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें ये लेके चलना है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा 1 महीना बचा हुआ है। तो उस 1 महीने में हमें इन सेक्शंस को कवर अप करने के लिए एसएससी CGL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप इनसे प्रिपेयर करें। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट और फिल इन द ग्राफ्स ऑफ द पैराग्राफ है, ये भी आप CDS के PYQs अगर आप लगाएंगे तो आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसमें क्वेश्चन आते हैं PQRS, 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको अरेंज करना होता है PQRS के फॉर्म में। तो ये वाले सेंटेंस भी आप CDS के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनसे आप प्रैक्टिस करें। इस स्पेसिफिक उसमें अब 30 क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो 30 क्वेश्चंस आने लगे तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर सेक्शंस में से पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इसमें से कोई से भी 4-5 सेक्शन भी अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 22 क्वेश्चंस। दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम दिस सेक्शन। जिन लोगों का इंग्लिश वीक है, मैं वो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। अब हम आगे देखेंगे।
आगे है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अपना अपर एज रख सकते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने देखा कि किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको आसानी से कंप्लीट भी किया जा सकता है और ये बहुत कम टाइम में कंप्लीट होने वाला सेक्शन है। इसमें बहुत स्पेसिफिकली ये जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। डॉट फिगर के क्वेश्चन रिपीटेडली एफकेट में पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब जो ट्रेंड बदला है उसमें डॉट फिगर के क्वेश्चंस इतने नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको एक बार भी प्रैक्टिस कर ली तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से करोगे। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है, एनालॉजी है, डायरेक्शन टेस्ट है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ऑड वन है, मिसिंग नंबर है, लेटर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एक नया टॉपिक एफकेट में ऐड हुआ है जिसमें एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उससे अजम्पशंस क्या क्या बन सकते हैं। ये एक एड ऑन टॉपिक है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद पिक्चर सीरीज के क्वेश्चंस आप नॉन वर्बल के सेक्शंस में आते हैं तो वो पिक्चर सीरीज के क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग। इस पूरे सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए इसके 25 क्वेश्चंस, पहले 32 क्वेश्चंस थे, अब 25 क्वेश्चंस है। इस पूरे के पूरे सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए मैं सिर्फ एक सोर्स बता रहा हूं, वो है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है उसमें ये स्पेसिफिकली इन 10 टॉपिक्स, 11 टॉपिक्स है, इनको सर्च करो, इनको देखो, उनको प्रैक्टिस करो। हर एक टॉपिक मुश्किल से आपका अगर एक दिन भी लेते हो तो 11 दिन में 11 टॉपिक कवर अप हो जाते हैं। लेकिन हमारा एम रखना है कि अगर इसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अराउंड 22 क्वेश्चंस हम सही करके आए, क्योंकि ये बहुत इजी सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल से। हर टाइप के क्वेश्चंस आप उसका कंसेप्ट समझो, उसमें पूरा एलोबरेट किया हुआ है, उसके बाद उससे प्रैक्टिस करो। काफ़ी सारे लेवल्स में वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसके बाद एफकेट के PYQs लगाओ, जिससे कि आपको पता चलेगा एफकेट के PYQs, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे कि हमने जो पढ़ लिया है उसको एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनको टाइम लिमिट में, बिकॉज टाइम लिमिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप पेपर टाइम पे ख़त्म ही नहीं कर पाए तो इन सब सेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। तो टाइम लिमिट में उस सेक्शंस को कंप्लीट करने का मोटिव, तो ये हमारी रीजनिंग के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है जीएस, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के हिसाब से ये अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एफकेट में जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये पूरा की पूरा प्रेडिक्टेबल है। क्यों प्रेडिक्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे जो हर टाइप से जो क्वेश्चंस आता है वो स्पेसिफिकली जगह से आता है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे, बट पहले हम उसका सिलेबस देख लेते। तो पहले जो सिलेबस था वो कुछ इस तरह से डिफाइन था। अब इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया गया है। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पेसिफिकली बता दिया गया है। उसके बाद पर्सनालिटीज़ अलग से इस बार ऐड की गई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि ये पर्सन किससे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो सारे के सारे जो इस बार सेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एफकेट में हर बार एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इस बार उन्होंने सिलेबस में डाला है। तो हम इसके लिए डिटेल स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो हिस्ट्री का सेक्शन कैसे स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है, तो हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है दिल्ली सल्तनत, मुगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन, और पूरा के पूरा जो जनरल स्टडीज़ का जो पूरा सेक्शन है वो, उसके लिए हमें कोई भी रेफरेंस बुक, बड़ी जो बुक्स होती हैं जो कि दूसरी एग्जाम्स के लिए यूज़ होती है, जैसे कि CDS के लिए, NDA के लिए, ये बुक्स को प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, एफकेट एक बहुत इजी सी एग्ज़ाम है, पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ पे से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सब के लिए हमें कोई बहुत हायर लेवल या डीप में जाके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लूसेंट की जनरल स्टडीज़ की बुक आती है, उसमें स्पेसिफिकली जितनी भी टेबल्स हैं,
जितनी भी टेबल्स है और उसमें जो डेटा दे रखा है वो बस अच्छे से अगर हमने प्रिपेयर कर ली हर सेक्शन में, भले ही वो फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, उसमें जितनी भी टेबल्स है, जैसे कि आप जैसे ही हिस्ट्री का सेक्शन उठाओगे उसमें सबसे पहले ट्रैवलर्स की लिस्ट दे रखी है कि कौन सा ट्रैवलर्स किस टाइम पे आया था। उसके बाद उसमें लिस्ट दे रखी है दिल्ली सल्तनत में जितनी भी जो अलग अलग जो काम करते थे जिनके अलग अलग नाम है वो दे रखे थे। मुगल्स की सारी लिस्ट दे रखी है, लेटर मुगल्स की सारी लिस्ट दे रखी है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस की लिस्ट दे रखी है, जितने भी रिवॉल्ट्स आज तक हुए उनकी लिस्ट दे रखी है। तो जितनी भी टेबल्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ के एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एफकेट में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए इसमें एक चीज़ और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी अभी तक जितनी भी एम्परर्स जितने भी आए हैं, ठीक है, तो उनकी लिस्ट, उनका फाउंडर कौन था और उनकी कैपिटल क्या थी, इसकी भी एक लिस्ट लास्ट सेक्शन में हिस्ट्री में दे रखी है। तो उन स्पेसिफिकली इन टेबल्स को टारगेट करते हुए चलना है। सेम चीज ज्योग्राफी के लिए है। ज्योग्राफी के लिए सारी नेशनल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है। उसके बाद ज्योग्राफी में एक स्पेसिफिकली हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल से रिलेटेड। तो कैपिटल के लिए आप क्या कर सकते हो कि एटलस के पीछे आपको मेनली सारी कैपिटल्स मिल जाएगी, अपडेटेड मिलेंगी, कैपिटल्स चेंज होती रहती है, वो पढ़ लेना। और उस हिसाब से ज्योग्राफी के सेक्शंस में से सारी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम्स, कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बना है, रिवर ओरिजिन, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको उसमें से स्पेसिफिकली जितनी भी टेबल्स दे रखी है, हर शहर किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा स्टेट कौन से ओशन से पास हो रहा है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के स्पेसिफिकली हर साल क्वेश्चन एफकेट में पूछा गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री से मैक्सिमम एफकेट में 3 क्वेश्चंस होंगे, आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से 3-3 क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शंस में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री से अगर हमने इतने टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लिए सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर्स में कोई देखें तो ये जो फाउंडर्स एंड कैपिटल्स वाली जो बात है कि हर डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, उसके बाद उसकी कैपिटल क्या है, वो कर लोगे तो वहाँ से हो जाएगा। ज्योग्राफी में डैम्स से क्वेश्चंस बनते हैं, फॉरेस्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से फॉरेस्ट बनते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया और कैपिटल, इनके बाहर पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसको आप देखने के लिए पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एफकेट में सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्पोर्ट्स सेक्शंस पे। स्पोर्ट्स में से ओलंपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ, किस ईयर में हुआ, किस कंट्री ने होस्ट किया था, उसके बाद सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ, डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ओलंपिक वाला जो सेक्शन है, फिर जो हमने बुक्स देखी, लूसेंट की जो बुक देखी है उसमें पीछे मिसलेनियस है, उस मिसलेनियस के बाद में एक सेक्शन है स्पोर्ट्स का। उस पूरे स्पोर्ट्स के सेक्शन को बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओलंपिक वाला जितना भी सेक्शन है, ओलंपिक के बाद में हमारे जो दूसरे एशियन गेम्स होते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, कॉमनवेल्थ, तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, इनको कहाँ पे हुए, इंडिया में अगर एशियन गेम्स हुए तो कितनी बार हुए हैं, किस किस ईयर में हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमें देखना है कौन कौन कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो पूरा सब कुछ दे रखा है, उसको जाओ देखो, उसकी भी फिर स्पेसिफिकली वहाँ पे टेबल्स बनी हुई, उन टेबल्स को अच्छे से वो करो। उसके बाद है टर्म्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स। मान लो क्रिकेट है तो डक टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आंसर इज क्रिकेट। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं कि ये वाली टर्म्स किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स के सेक्शन से इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर ऑफ प्लेयर्स, हर उसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कितने लोग उसको खेलते हैं, उस स्टेडियम जहाँ पे खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो इस टाइप के सेक्शन, स्पोर्ट्स वाला जो पूरा सेक्शन है उसमें आपको मिलेंगे। तो ये एक प्रिपेयर करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनए, यूएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स। तो यूएन में कितने पार्ट्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है,
तो ये सब क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मिसलेनियस पार्ट में लूसेंट के मिल जाएंगे। इनको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करो, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। इससे रिपीटेडली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल लोकेशंस एक ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार तो सिलेबस में स्पेसिफिक भी किया गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके हेडक्वार्टर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन हेडक्वार्टर्स की लोकेशंस और ये ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, वो भी देखना है। आर्ट एंड कल्चर से हमने इसके पहले देख लिया है लूसेंट की हिस्ट्री में जितनी भी टेबल्स हैं, ये सारे के सारे आपको देखना है कि लूसेंट की हिस्ट्री में अगर आप रफली अगर निकालोगे तो 10 से 12 टेबल्स है। उस 10 से 12 टेबल्स को आप याद कर लो आराम से। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से आपको से क्वेश्चन बनेंगे। एक पर्सनालिटी इस बार और सिलेबस में ऐड हुआ है, तो पर्सनालिटीज से मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट और निक नेम्स। फर्स्ट एंड लास्ट की कोई सा भी, मान लो फर्स्ट स्पीकर पूछा गया है ना, तो उसमें मेन भी देखना है, विमेन भी देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट विमेन स्पीकर कौन था, फिर उसके बाद निक नेम से काफ़ी सारे निक नेम्स हिस्ट्री में हमने दे रखे हैं, जैसे कि अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था। सो इस तरीके के क्वेश्चंस एफकेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो ये सेक्शंस भी जो लूसेंट है, लूसेंट में लास्ट में मिसलेनियस वाला सेक्शन है, उसमें से आप प्रिपेयर करो। तो ये वाले स्पेसिफिकली एफकेट में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो रिपीट होते हैं, इन्हीं सेक्शंस से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने दे के रखे हैं, जैसे कि कैपिटल कहाँ से पढ़नी है, एटलस से पढ़नी है, स्पोर्ट्स की टर्म्स पढ़नी है, ओलंपिक, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आते हैं, बुक्स एंड ऑथर। लूसेंट के लास्ट मिसलेनियस वाले सेक्शंस में बुक्स एंड ऑथर दे रखे हैं, अलग अलग बुक्स जो कि एंशिएंट टाइम्स में भी हुई है और जो रिसेंट में भी जो बुक्स आई है वो स्पेसिफिकली एफकेट में पूछी जाती है, तो वो भी हमें वहाँ से याद करना है। उसके बाद निकनेम्स, डांस फॉर्म, हर स्टेट के अलग अलग डांस हैं, ये भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म्स प्रिपेयर करना है। इंडियन डिफेंस से कुछ लास्ट के कुछ ईयर्स में इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब इंडियन डिफेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। सो इंडियन डिफेंस में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, सारी कमांड्स, और कमांड्स सिर्फ एयरफोर्स की नहीं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की सारी कमांड्स देखनी है। कमांड्स के बाद रैंक स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, अगर फॉर एग्जांपल आर्मी है तो आर्मी की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होती है, एयरफोर्स है तो फ्लाइंग स्कूल किधर है, फ्लाइंग, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट किधर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये भी आपको लूसेंट में अलग से एक सेक्शंस मिलेगा, जिसमें इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, एयरफोर्स का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, इसके साथ साथ हमारी है रिजर्व फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि CAPF है, BSF है, इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स भी इसके साथ साथ दिए, और इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है वो पूरा। तो इंडियन डिफेंस वाला जो पूरा सेक्शंस है, ये इंडियन डिफेंस वाला जो पूरा सेक्शंस है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि मैंने बात करी, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, कब बना, किन किन कंट्रीज़ का उसमें सिग्नेटरी हैं, जब बना फॉर्म हुआ था, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, UN के बाद जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे। इंडियाज़ फर्स्ट मैन एंड वुमेन के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इंडिया एंड वर्ल्ड की, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज किधर है, इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वर्ल्ड, सेम चीज़ स्मॉलेस्ट में और वर्ल्ड में, इसकी भी लिस्ट स्पेसिफिकली लूसेंट के लास्ट सेक्शंस में दी हुई है। सो अगर और डिटेल में अगर हम देखें तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक को स्पेसिफिकली आपको जो जनरल स्टडी का पेपर है उसमें स्पेसिफिकली ये वाले टॉपिक्स लूसेंट की बुक में देखना है और उसको प्रिपेयर करना है। तो एक ये लिस्ट ऑफ है और ये है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए हैं, स्पेसिफिकली ओलंपिक गेम्स कब हुए हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर्स, उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, पावर प्लांट्स इन इंडिया, द एशियन गेम्स, द इंडियन स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम,
पॉपुलर सिटीज़ ऑफ इंडिया, निक नेम ऑफ फेमस पर्सनालिटी, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे के सारे वो स्पेसिफिक है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप रोज भी अगर एक दो टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कुछ अराउंड 30 टॉपिक्स आपके 15 दिन में कवर होते हैं। सो अब एट लास्ट एफकेट में किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं अवॉइड करना है। जस्ट स्टार्ट स्टडिंग वेगली। इट मीन्स कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि कोई सा भी सेक्शन जस्ट हमने आज उठाया, आज हमने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, अब कल से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो भी सेक्शन हमें प्रिपेयर करना है उसको ऐसा प्रिपेयर करना है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। सो एग्जाम में भले ही पेपर का पैटर्न कितना भी चेंज हो या कैसा भी पेपर आए, हम उस सेक्शंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैथमेटिक्स, किसी का होगा रीजनिंग। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अच्छे से पहले उसको और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें ताकि उस सेक्शन में आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए। होता क्या है, जनरली हम सारा सब कवर करने के चक्कर में नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं उनको भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, उन सेक्शंस को भी हम नॉर्मली प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इसके लिए अगर आपका मैथ्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, सो मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो योर एम शुड बी दैट एटलीस्ट 18 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू। रीजनिंग से अब 25 क्वेश्चंस आने लगे हैं। किसी का अगर रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो एटलीस्ट आपसे 22 टू 23 क्वेश्चंस मिनिमम बनने चाहिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इससे आप ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करो। फिर सेम चीज़, जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का वीक पॉइंट भी होता है। तो किसी का मान लो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वीक है या किसी का जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वीक है, तो इन सेक्शंस में आप कम मार्क्स स्कोर करोगे। सो ये जो यहाँ पे ज़्यादा अपर एज आपको मिलेगी उससे आप उसको कंपनसेट कर पाओगे। सो डोंट स्टार्ट स्टडिंग वेगली। जस्ट एक रैंडमली कोई सा टॉपिक उठा के उसको पढ़ने नहीं लगना है। आज हमने स्ट्रैटेजी देखी है, पिकअप वन सेक्शन पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल मैथ्स को पूरा प्रिपेयर कर लो। फिर उसके बाद अगर लगता है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रीजनिंग, सो प्रिपेयर रीजनिंग देन। Thereafter, if you think that you are most comfortable with general awareness, so then go for the general awareness. And at last, if you are thinking that the English is least important, so go according to that. So you should prioritize which section is stronger and which sections in which you need to work a lot. Thereafter, there is investing too much time on one particular subject. For example, अभी मैंने बोला कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो कुछ लोग मैथ्स में इतना डीप में चले जाएंगे, इतना डीप में चले जाएंगे कि वो एग्जाम के डोमेन से ही बाहर निकल जाएंगे। सो हमें किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, एफकेट एक इजी एग्जाम है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो किसी भी पढ़ने के चक्कर में बहुत डीपली जाके हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ने बैठे, एम लक्ष्मीकांत की बुक खोली, पूरी बुक पढ़ने लग गए। एफकेट एग्जाम की वो डिमांड ही नहीं है। जितना डिमांड है उसको समझ के उसको प्रिपेयर करना है। सो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शंस में या सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। द थर्ड पॉइंट इज जस्ट स्टडिंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिफेंस फोर्सेस में जाने की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिफेंस फोर्सेस इज प्रैक्टिस। दे ऑल्सो प्रैक्टिस। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हर इंटरवल में होती रहती है। इवन दिस इज द पीस टाइम, उसके बाद भी हम वो करते हैं। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम थिंग गोज विथ एनी ऑफ द एग्जाम। हमने पढ़ सब कुछ लिया है, बट इफ वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, सो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम। सो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, PYQs क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली एफकेट के, SSC CGL और दूसरी एग्जाम्स को प्रिपेयर नहीं करना है। स्पेसिफिकली एफकेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना है। जो पोर्शन हमने पढ़ चुका है उस पर्टिकुलर सेक्शंस के क्वेश्चंस एफकेट के जाके ऑनलाइन सर्च करो और उसको प्रैक्टिस करो। इसके लिए हम आने वाले टाइम में ऐसा भी करने वाले हैं कि मैं आपके लिए PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एफकेट के जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड नॉट रिवाइजिंग। किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने लग जाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होंगे तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। 1 मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए,
तो जिस भी सोर्स से आप पढ़ें वो बहुत ऑथेंटिक हो और कंसाइज हो। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है लूसेंट, तो लूसेंट की अगर बुक से आप पढ़ रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली बहुत है। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल बहुत है, सफिशिएंट है। मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बेसिक कंसेप्ट्स देखो, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो मैथ्स में कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस अगर मैथ्स में आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 20 क्वेश्चंस अगर मैथ्स में आते तो उसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चंस भी करे सो इट इज मोर देन इनफ। इंग्लिश में आ रहे हैं हमारे 30 क्वेश्चन, हम मान के चल रहे हैं कि आपसे इंग्लिश अगर सबका वीक नहीं, सबका स्ट्रांग नहीं है, तो मान लो 20 क्वेश्चन हम इंग्लिश में से कर पा रहे हैं। रीजनिंग इज अ सेक्शन इन विच यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो रीजनिंग के आप 25 क्वेश्चंस आने लगे, सो एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप उसमें से 20 क्वेश्चंस आसानी से कर पाओ। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे आज बताइए, अगर आप उसको फॉलो करोगे, स्पेसिफिकली सेक्शंस पढ़ोगे, लिमिटेड स्टडी करोगे लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी करोगे, सो यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल। अगर आप इसको करोगे तो 15 15 30 20 और ये 40 70 क्वेश्चंस हो गए। और हम तो 200 प्लस मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी देख रहे थे, बट अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो तो 210 नंबर लाना एफकेट में इज वेरी वेरी इजी, बट stick to this strategy. So I wish you best for the exam. ठीक है, स्टडी आप अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजी पसंद आती है उसको इम्प्लीमेंट करें, बट द मेन थिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इज द कंसिस्टेंसी. सो मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड प्रिपेयर वेल. थैंक यू.